सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका स्वागत। सूचना सहायक का फॉर्म कैसे भरना है, इस चीज़ की चर्चा वीडियो में होने वाली है। जैसा आपने वीडियो देखा और पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसका मन हो देखने का फॉर्म भरने का वो आराम से वीडियो देखना, क्योंकि एक सेकंड आगे अगर स्किप कर दिया तो सारा फॉर्म गलत हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ से फॉर्म स्टार्ट होगा वहीं बता दूंगा, यहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक एंड में ख़त्म होगा। तो ख़त्म तो आपको पता ही है, और स्टार्ट कहाँ से होगा वो चीज़ ध्यान से देखना, बता दूंगा। वहाँ से स्किप मत करना, बाकी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको दो दो चार ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन भरने से पूर्व ध्यान में रखनी है, वो बता देता हूँ। उसके बाद अपन फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है सूचना सहायक के लिए। हालांकि इसमें जूनियर अकाउंटेंट के और भी कैंडिडेट है, मतलब कुल मिला के ये नॉन नर्सिंग का ग्रुप है और एक नर्सिंग का अलग है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नॉन नर्सिंग नर्सिंग मेंशन किया गया है, आप ज्वाइन कर लेना नॉन नर्सिंग वाला। इसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट ने पूछा भी है, दिखाता हूँ मैं नीचे, ये रहे। ये यहाँ पे पीडीएफ वगैरह कोई जिसका डाउट होता है वो पूछ लेता है। अभी अपन को यहाँ पे बात करनी है। देखो, जो चार चीजें ऊपर दी गई है, विवाहित हो, अविवाहित हो, तलाकशुदा हो, विडो हो, सभी के लिए ये जरूरी शपथ पत्र हैं। जो चार ये हैं और दो नीचे हैं। शपथ पत्र तो दो चार हैं, बाकी जो नीचे दो है, दो फॉर्म है वो। देखो, इनकी वीडियो मैंने डिटेल में आज बना दी है, वो वीडियो आप देख लेना। यानी आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कल की डेट में वीडियो मिलेगी जिसमें सारे शपथ पत्र के बारे में बताया गया है। तो देख तो वहां से लेना। मैं यहाँ पे बस एक तौर तरीका दे रहा हूँ। एक फॉरगेट है, एक दहेज ना लेने का, संतान संबंधी, धूम्रपान करने का। अब आपके मन में ख्याल ये आ रहा है कि संतान संबंधी जो अविवाहित है उनका क्या होगा, दहेज का। हाँ, सबको देना है, चाहे आप अविवाहित हो, कुछ भी हो, सबको देना है, नेसेसरी है। कैसे है वो आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, और इनको बनवाना कैसे है, एक पर बनवाना है, दो पर बनवाना है, तीन पर बनवाना है, या अलग अलग बनवाने हैं, इनका वीडियो कल की वीडियो में बताया, ध्यान से देख लेना। एक हैंड रिटन वाला एफिडेविट है और एक अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपका ऑनलाइन चढ़ेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन वाला। अब एक देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अपना एक टेलीग्राम चैनल है, ये रहा। इसमें मैंने सारे फॉर्मेट डाल रखे हैं। ये रहे पूरे के पूरे फॉर्मेट, कल की डेट में 17 तारीख को डाले हैं। सारे फॉर्मेट इसमें है, ध्यान से देखकर बनवा लेना, ठीक है। अब अपनी बात आती है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उस चीज़ के लिए अपन चलते हैं किस पे, कुछ आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पे। पर उससे पहले ये चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एक सब्सक्राइब कर देना भाई, इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, कम से कम 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा। सब्सक्राइब करके जाना, पहले मत चले जाना, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। फॉर्म भरना ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्म भर लिया वीडियो देख के और चलो कोई मतलब नहीं है, अब ऐसा नहीं करना यार। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपन। अब मैं आपको लेके चल, एक सेकंड यार, तो स्वागत। आज जो है स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहेंगे, सीएचओ और एएनएम भर। तो देखो भाई, ये जो है आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको अपनी एसएसओ पे आना है। एसएसओ जैसे ही खोलोगे वहाँ पे एक फॉर्म होगा इस नाम से, आई मीन ऐप होगा, माई रिक्रूटमेंट पोर्टल। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे जो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन है वो आ जाएगी, जैसे आपने किसी का फॉर्म भराया वो चीज़ आ जाएगी। तो उस पर एक ऑप्शन होगा अप्लाई नाउ का, जिसमें आपका डीवी शेड्यूल होता है। उसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपके सामने से हो रहा है, ये चीज़ आएगी। यहाँ पे करना क्या है, ये जो दिख रही है लिंक, इस पर क्लिक करके आपको एक पीडीएफ है वो डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करते ही जस्ट बैक आना वापस, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको टिक मार्क, ये रहा टिक मार्क है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। इसको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है। देन आप आगे अपने स्टेप पे आ जाओगे। वो स्टेप क्या है, ये चीज़ देखिए। देखो, एसएसओ को बिना किसी की खुलती नहीं है ये आईडी। और जैसे ये एक स्टेप है, यहाँ पे एक कंप्लीट करना होता है मुझे, तब मैं आगे आ सकता हूँ। इसलिए ये स्क्रीनशॉट्स हैं जिनकी मदद से जो है आपका वीडियो बनेगा। सेम चीज़ है ये, हालांकि शुरू में स्टार्टिंग में जैसे जीएनएम का हुआ था उसके लिए बनाया गया था, ये स्क्रीनशॉट उससे ले गए थे। हालांकि अब मैं थोड़ा थोड़ा सा एक दो बॉक्स अलग बनाए गए हैं, वो भी दिखाऊंगा क्या बनाया गया है। स्टार्टिंग से सुधार हुआ है थोड़ा सा, सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना। देखो,
अब क्या चीज़ है यहाँ पे, ये बॉक्स है स्टार्टिंग फॉर्म की, यहाँ से होती है। अब चीज़ ध्यान रखना, एक एक चीज़ मैंने बताया था स्टार्ट कहाँ से होगा बता दूंगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्टेप इसके अंदर हैं। और ये अटेस्टेशन फॉर्म वाला स्टेप है। ओके, ये एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला है, ये सबसे बड़ा स्टेप है यहाँ पे। तो चीज़ ध्यान में रखें थोड़ी सी। और आइडेंटिफिकेशन वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे सारे इम्पोर्टेंट है पर ये क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वालिफिकेशन डिटेल वाला यहाँ पे भी आएगा। ओके, अब चलो तो बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये रोल नंबर वगैरह ये आपके भरे हुए मिलेंगे ऑटोमेटिक। जो चीज़ आपकी भरी हुई है वो भरी हुई मिलेंगी, खाली है वो आपको भरनी है। पद कोड आपको खाली रखना है, कुछ नहीं भरना। आवेदक का पूरा नाम। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये जो रेड डॉट लगा है ना, इसका मतलब होता है नेसेसरी। इसको भरे बिना आप फॉर्म को आगे नहीं कर सकते। जिसके रेड डॉट नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, जिसके रेड डॉट है उसको आपको नेसेसरी फिल करना होगा। एक चीज़ ध्यान रखें, ये पूरा फॉर्म हिंदी में ही भरा जाएगा, इंग्लिश का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। तो हिंदी में आवेदक का नाम, फिर पिता का नाम, माता का नाम जो भी दिया गया है वो भर लेना। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इसी स्टेप में आगे का पेज खोलता हूँ, ये वही स्टेप चल रहा है, चीज़ ध्यान में रखें। दूसरा स्टेप आ जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको ऊपर कर देते हैं। ये हमने भर लिया पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद आता है माता का नाम अंग्रेजी में भरना है आपको, और ये शायद ऑटोमेटिक फिल भी लेंगे, और जो आपको खाली है वो फिलअप करना है। ओके, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे होता है कि, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, निःशक्त श्रेणी मतलब आप यदि पीएच वगैरह हैं तो यहाँ पे लागू नहीं है, ये ऑटोमेटिक फिल आएंगे जो आपने फिलअप किए हैं पहले से, ठीक है। विवाह तिथि ये आपको फिलअप करनी होगी, अगर आप मैरिड हैं तो, नहीं है तो खाली छोड़ें। ओके, बाकी अगर यहाँ पे आपने विवाहित दर्शाया होगा ना, तो यहाँ पे ये बॉक्स आपको खाली मिलेंगे, पंजीयन संख्या का, विवाह स्थान का। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो आपका विवाह स्थान है, जहाँ पे आपका मैरिज सर्टिफिकेट में जो स्थान लिखा है वो यहाँ पे आपको दर्शाना होगा, वो स्थान। यहाँ पे एक सेकेंड रुकना। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं, हाँ या नहीं पे आपको क्लिक करना है। यानी आप जो अनुसूचित क्षेत्र जैसे SC ST वगैरह है तो यहाँ पे आपको करना होगा। और ये ऊपर वाला रह गया पंजीयन संख्या, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट की संख्या होती है वो यहाँ पे दर्शानी है। वहाँ पे जहाँ से आपको मैरिज सर्टिफिकेट बना है वो संख्या, वो नाम, वो स्थान आपको दर्शाना है। पंजीयन अधिकारी, जिस अधिकारी के सिग्नेचर वहाँ पे हुए थे, जिसने आपको बना के दिया था, उसका अधिकारी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ पे संतान का विवरण है, आपके संतान कितनी है वो चीज़ आपको यहाँ पे देनी होगी। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट अपना है, देखिए जैसे संतान का विवरण था, यदि आप उसमें संतान भरते हैं तो ये आप, इन्होंने तो अविवाहित दिया था, जैसे ये किसी कैंडिडेट का है तो इन्होंने अविवाहित दिया था, तो ये इसलिए ब्लैंक बॉक्स है, इनमें कुछ भी नहीं है, ये खाली पड़े हैं, इनमें नहीं भरा जा सकता है। अगर आपने विवाहित किया होगा तो इसमें आपका ऑन होगा। भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे आप है नहीं है, ये आपने आवेदन करते वक्त दर्शा दिया था, कोई जरूरत नहीं है अब इसकी, ये चीज़ें आपको कुछ नहीं करना। और मूल निवास आपका ऑटोमेटिक फिल आएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, ये जो पता है ये पहला स्टेप चल रहा है, ध्यान रखें। स्थायी पता, यहाँ पे आपको पता भरना होगा। अब किसी का एड्रेस चेंज हो गया है तो क्या बोलते हैं सर पुराने वाला भरें या नए वाला, नए वाला भरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग से कोई आपको एफिडेविट देने की भी नीड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, आपका जो नया बना हुआ है वो भरो। विवाहित महिला के लिए आता है कि सर मैं कौन सा भरूं, देखो अपने पिता के यहाँ का भरो, आपको हस्बैंड के यहाँ का भरने की कोई नीड नहीं है, पिता के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट आपके चलेंगे। ओके, यदि आपने हस्बैंड का फॉर्म भरते टाइम भरा है तो आप हस्बैंड का भर सकते हो, अगर पापा का भरा है तो पापा का भरो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये सवाल तो मत किया करो, चाहे एड्रेस चेंज है, एड्रेस का आपका इतना कोई मायने नहीं रखता है, आप कोई सा भी भरो। ओके, बस राजस्थान निवासी होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखते हैं ये लोग। बाकी जन्म स्थान है वही चीज़ आ जाएगी, पत्र व्यवहार पता वही, आपका बिजनेस से जो है एड्रेस है वही चीज़ आ जाएगी सेम, कुछ नहीं भरना। जो आपने पहले पता भरा है वही नीचे भर देना, स्थायी पता वही है। ओके,
अब आता है 2 नंबर पॉइंट। अब ये चीज़ ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना है। अब देखो इस स्क्रीनशॉट में एक चीज़ शो नहीं हो रही है, वो ये वाला बॉक्स शो नहीं हो रहा है। ये जो पहले वाला बॉक्स है ना, ये वाला, ये शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पे पहले बहुत तो 10वीं मिलेगी, फिर 12वीं मिलेगी, फिर आपकी बीए बीएससी वगैरह मिलेगी, और ऐसे करके 2-4 मार्कशीट वगैरह है जो आपकी डिग्री के नाम है वो मिलेंगे। अब आता है यहाँ पे डिटेल फैच करनी है। ओके, जैसे यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये ऑटोमेटिक फिल करेगा। ओके, कोई जरूरत नहीं आपको देने की, आपने जो आवेदन में दिया था उन पे आपको क्लिक टू फैच करना है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कुल अंक आपको यहाँ पे भरने होंगे, ठीक है, जितने अंक का पेपर था, फिर आपके कितने अंक आपको प्राप्त हुए वो चीज़ यहाँ पे भरनी होंगी। प्रतिशत आप इसमें क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। कोर्स की अवधि जैसे 10वीं होती है 12 महीने की, 12वीं होती है 12 महीने की, और जैसे बीएससी वगैरह होती है वो 48 मंथ की या 3 साल की कैलकुलेट कर लेना, 3 की 4 की किसी की कुछ होती है। यहाँ पे चूज एंड फाइल करके आपको जो है उनकी पीडीएफ डालनी है। कुछ लोग बोलेंगे सर पीडीएफ है वो दोनों साइड से डालनी, देखो एक साइड बिल्कुल वाइट है तो कुछ नहीं डालना। अगर सिग्नेचर मोर है तो आप दोनों साइड से डालें पीडीएफ स्कैन करके, और सारी पीडीएफ एक साथ डालनी है। जैसे बीएससी में 8 मार्कशीट है तो 8 की 8 एक साथ डलेगी, ये चीज़ ध्यान रखें। और अब कुछ लोग बोलेंगे डिग्री, डिग्री इस ऑप्शन में अपलोड नहीं करनी है, डिग्री का ऑप्शन आगे मिलेगा आपको। और 10वीं 12वीं मार्कशीट भी सेम यहाँ पे अपलोड करनी है दोनों साइड से। ओके, और डेट आपको जारी दिनांक, रिजल्ट का जारी दिनांक यहाँ पे लिखना है। रिजल्ट का मतलब मार्कशीट का। ओके, ठीक है, मार्कशीट आपकी कब जारी हुई थी वो दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है। अब बात करते हैं आगे। ऐसे ही है रिजल्ट टाइप, आपको जैसे यहाँ पे रिजल्ट टाइप है परसेंटेज, ये ऑटोमेटिक फिल है, आपका कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये इतना ही मिलेगा, 5-7 चीज़ें मिलेंगी आपको, बस एक कोर्स है इनका, सामने भर देना, इसमें वो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये नॉर्मल सा है। अब आता है आगे, देखो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र क्या है आपका। इसमें यदि आप 1 मिनट, ये आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ना है। इंटर्नशिप आपको खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना। और आरएनसी भी सूचना सहायक में नहीं चाहिए, इसको भी आपको खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना। यदि आपको कभी आयोग द्वारा, इसको भी आपको खाली छोड़ना है, दंडित वाला है, ये सारा आपको क्रॉस मार्क करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब आती है बात 3 नंबर पॉइंट पे, एक्सपीरियंस डिटेल वाला पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगेगा, एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे नील दिखाना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये भी आपका खाली रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है अपना 4 नंबर पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। तो यहाँ पे एक सिग्नेचर जिसका साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, गौर से चेक कर लेना। एक यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, तो कुछ लोग बोलेंगे फोटोग्राफ अपना यहाँ पे जो आपका बी फोटोग्राफ है रिसेंटली जो आपका खींचा जाएगा ये मित्रा पर, वो फोटोग्राफ डाल देना, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ध्यानपूर्वक ध्यान से चेक कर लेना भाई, कुछ छूट ना जाए। अगर छूट जाए तो अपना नंबर नीचे ग्रुप वगैरह में मिल जाएगा, पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक पूछना, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से सुनी। अब ये चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वो क्या देना है, देखो अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। यानी कि आपकी जो आपने जो यहाँ पे किया है, मतलब ये मान लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, मान लीजिए कि बीए चाहिए। अगर आपने बीए के समकक्ष कुछ किया है, बीए नहीं किया है, तो आपको उससे भिन्न किंतु समकक्ष लिखना होगा यहाँ पे, वरना आप सर्वथा अनुरूप पे क्लिक रखेंगे तो आपको यही रखना है। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, यानी आपने जब अंतिम तिथि थी आवेदन की तब तक आपने अपनी डिग्री वगैरह कंप्लीट कर ली थी, तो यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि आएगी, ठीक है। अंतिम तिथि तक प्राप्त, और उसके बाद प्राप्त किया है तो उसके बाद प्राप्त, जैसे आपने कहा बीए का रिजल्ट है, फाइनल ईयर था, उसका आवेदन तिथि के बाद रिजल्ट आया, तो आपको इस पर क्लिक रखना है। अब आता है यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी, तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की
तिथि तक उस परीक्षा में अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। यानी मान लीजिए आपका बीए का एग्जाम है, वो चल आपने क्या था, इसकी आवेदन तिथि जो भी थी, मान लीजिए 23 जुलाई, 23 जनवरी मान लेते हैं, 23 जनवरी 2023 थी, तो आप इस डेट से पहले बीए की फाइनल ईयर में बैठ चुके थे परीक्षा में, ये चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो बैठ चुके थे तो आपको यहाँ पे लिखना है अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित था, और अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित नहीं था, अगर नहीं थे तो जो थे जिनकी योग्यता पहले ही प्राप्त हो गई है उनको तो यही टिक रखना है, ठीक है। जो नहीं थे उनके लिए ये चीज़ है। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंतिम तिथि तक, यानी आपका मान लीजिए बीए की जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी, आपने जब ये एग्जाम दिया जैसे 2024 में दिया, तो 2024 से पहले आपकी बीए हो चुकी थी, ये चीज़ आपको यहाँ पे भरनी है। तो परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण आपने कर ली थी, तो यहाँ पे वो चीज़ पॉइंट करना है, नहीं की तो इसमें क्लिक रखना है। इसमें क्लिक कर दोगे तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट से अगर बाद आपका रिजल्ट आता है तो आप उत्तीर्ण नहीं माने जाते हैं इस चीज़ के लिए। साक्षात्कार वाले में यही रखना है आपको, इसमें और कुछ नहीं करना। ओके, ये कोई जरूर नहीं है यहाँ पे, इसको काटो। अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है इसमें बहुत ध्यान से भरने हैं आपको। अब आती है श्रेणी आपकी, अभ्यर्थी आवेदन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी से ही है या किंतु उस श्रेणी में है या उससे भिन्न श्रेणी में है। यानी आपने जो आवेदन में श्रेणी मेंशन की थी आप अभी उसी में है या भिन्न श्रेणी में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पहले जनरल में होते हैं बाद में ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी अनारक्षित आरक्षित श्रेणी में आ चुका था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसने ये पूछा है कि आपने जब आवेदन भरा तब भी आप आरक्षित श्रेणी में थे या बाद में आए हैं, तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार चूज कर लेना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह राजस्थान का मूल निवास होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है, यानी आप जैसे आप एमबीसी या ओबीसी कैटेगरी आरक्षित श्रेणी के हैं तो आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है, ये पूछा है, तो अपने हिसाब से चूज कर लेना। टीएसपी एरिया के निवास संबंधी, यानी आप टीएसपी एरिया है हाँ या नहीं, तो यहाँ पे आप अपना जो है चूज कर लेना। ओके, कि केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू है ये चीज़, और आपके लिए ये लागू नहीं है, तो आप जो एनटीएसपी वाले हैं उनको कुछ नहीं करनी है, इस पे आपको क्रॉस मार्क रखना है, कुछ भी नहीं करना, टिक भी नहीं करना है। ओके, अब आगे पूछा है कि नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी श्रेणी का आरक्षित होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यानी आप दूसरे स्टेट में जैसे एमपी में अगर आप ओबीसी से हैं तो क्या आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया है, ये चीज़ पूछी है हाँ या नहीं। ओके, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये इसी में चल रहा है वो एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला पॉइंट। एक सेकंड यार, हो क्या रहा है। अब आगे देखो, अनुभव के बारे में पूछा है आपका अनुभव, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अनुभव वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ना है। अब बात आती है अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की आयु क्या है, यानी विज्ञप्ति में आपकी आयु निर्धारित तिथि जो आपकी विज्ञप्ति के अनुसार आपकी आयु है 1 जनवरी 2024 यहाँ पे मेंशन होगा, उस तक आपकी आयु कितने दिन की हो गई है, कुल आयु यहाँ पे दर्शानी होगी। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित आयु सीमा कितनी है, यानी विज्ञप्ति में जो आयु सीमा बोली गई थी वो न्यूनतम कितनी है अधिकतम कितनी है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ओके, अब देखो यहाँ तक फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, फॉर्म में चेंज कहाँ होगा वो बताऊंगा। अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणी है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आयु सीमा में छूट अगर लेनी है तो आपके सामने ये शायद 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट में आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें आप छूट चाहते हैं। आपको आयु सीमा में जो लोग छूट चाहते हैं उन्हीं को टिक मार्क करना है, बाकी के लिए क्रॉस है। आपको अगर आयु आपकी पूरी है, आपको कोई छूट नहीं चाहिए आयु में, तो आपको इस चीज़ पे गौर ही नहीं करना है, आयु वाला खाली रखो आप। अब देखो जिनकी आयु में छूट चाहते हैं उनके लिए क्या करना है,
देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, अपने अनुसार पढ़ लेना। 18 पॉइंट है, मैं पढ़ने बैठूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। मैं बता देता हूँ। सामान्य वर्ग की महिलाएं यानी जनरल वर्ग की महिलाएं, उनको 5 साल की छूट दी गई है। तो आप यदि छूट चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस टिक करेंगे, सॉरी टिक मार्क करेंगे। ओके। विधवा विधवा महिला के लिए ये है, तलाकशुदा जो भी है उनके लिए कोई छूट नहीं है आयु सीमा में, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। और जैसे पीएच कैंडिडेट है, सामान्य है, उनके लिए 10 एज, पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 13, और जो भी आगे दिया गया है 15, इसमें आपको ऐसे टिक करना है। इसी प्रकार इसमें टिक करना है। 5 साल की छूट है, 10 साल की छूट है, जो भी आप छूट चाहते हैं उसके सामने टिक मार्क करना है जिस श्रेणी में आप हैं। अब ये 18 है, ये देखिए टोटल पॉइंट 18 है। 15 तक यहाँ है, 18 तक ये रहा, पीछे पहला देखा ही था। अब आ जाता है मेन पॉइंट अपना, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला। अब ये जो है ये मैं निकालूंगा। अब इसमें थोड़े जो है चेंज किए गए थे, वो चेंज वाला अपन निकालेंगे, ये नहीं देखेंगे। तो चेंज वाला मैं निकाल लेता हूँ पहले, फिर चर्चा करते हैं। उस पर जाने से पहले एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो पॉइंट है उसमें यहाँ तक दिखाया गया है, ये आगे का स्क्रीनशॉट कट है, मेरे पास है नहीं, तो आगे का पहले ही देख लो क्या करना है आपको। देखो ये जो पहले तो यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ, फिर बताएंगे ये पॉइंट क्या क्या चाहिए, चेंज क्या हुआ है। ये चीज़ सेम है, यहाँ पे ये बॉक्स है, ये सेम मिलेंगे आपको, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ, जैसे सेकेंडरी 12वीं की मार्कशीट, यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट मांगी है, फिर 12वीं की। तो यहाँ पे उसका आपको जारी दिनांक देना है, क्रमांक और जारी दिनांक। जिसमें क्रमांक नहीं है, अब वो बोलेंगे जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है उसका क्रमांक नहीं है तो क्या करें, चरित्र प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक नहीं है तो क्या करें। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपके अलग अलग है, गेस्टेट वाला अलग है, उनका अलग बॉक्स मिलेगा, ये पहले एक था, इसी वजह से बता रहा हूँ कि वो चेंज है, वो चेंज दिखाऊंगा मैं आपको। पहले एक बॉक्स दिया गया था, अब 2 बॉक्स आपको मिलेंगे। एक में आपको स्कूल वाला डालना है जो कॉलेज वाला लास्ट आपने जहाँ से किया है, और एक आपको यहाँ पे वो डालना है जो गेस्टेट वाले हैं वो। तो यहाँ पे उनका नंबर नहीं होता, तो आपको यहाँ पे रैंडमली 3-4 नंबर लिखने हैं। आप 00 लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, रैंडमली आपको कोई भी नंबर लिखना है, यहाँ पे मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे उसकी जारी दिनांक लिखनी है, फिर उस संलग्न संख्या का मतलब है आप कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे संलग्न संख्या का ये मतलब नहीं होता कि आप जैसे मतलब ये बोल रहे हैं कि एक मार्कशीट आप दे रहे हैं, उसकी 2 कॉपी हो गई, जैसे एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से, तो डॉक्यूमेंट वो एक ही है। संलग्न का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी कितनी प्रति कर रहे हो। संलग्न का मतलब है यहाँ पे आप एक सेट उसका दे रहे हो, ये चीज है। तो यहाँ पे संलग्न संख्या 1 आएगी, एक मार्कशीट दे रहे हो, 2 दे रहे हो तो 2 आएगी। ये नहीं है कि 2 मार्कशीट के 4 पेज हैं, वो 4 दे रहे हो 4 लिख दी, ऐसा नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पे चूजन फाइल करके अपनी जो है स्कैन, ये चीज ध्यान रखना, रंगीन स्कैन होगा भाई, रंगीन स्कैन यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको। शायद जिसका प्रॉपर मेंशन किया गया है उसमें, किस चीज में, जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था ना डीवी के लिए सूचना सहायक का, उसमें शायद 500 KB से 2 MB के बीच का साइज यहाँ पे रखना होगा आपको पीडीएफ का। अब ये चीज तो सेम रहेगी, यहाँ पे चूजन फाइल का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। बाकी ये जो मेन है, बदले क्या है, ये चीजें बदली है, ये मैं बताऊंगा। चलो उस पे चलते हैं, उस फोटो। सो ये रही वो आगे का स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे ये चीज मैं कह रहा था, यहाँ पे संलग्न संख्या तक शो हो रहा है, इधर का चूजन फाइल वाला जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा, तो वो उसमें आपने देख लिया, वहां पे आपको फाइल चूज करके पीडीएफ अपलोड करनी है। ये चीज आ गई, संलग्न संख्या वाला पॉइंट बता दिए, ये दोनों पॉइंट बता दिए। अब ये मेन पॉइंट रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने है वो चीज ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका आएगा 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 12वीं की। और अब आप बोलेंगे सर अपलोड कर दी है, दोबारा करनी है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो बैक साइड से जो होता है वो भी आपको अपलोड करना होता है, तो दोनों यहाँ पे दोबारा अपलोड कर देना। फिर आती है उपाधि। अब मैंने वहां बोला था कि डिग्री आपको वहां अपलोड नहीं करनी, डिग्री आपको इस ऑप्शन में अपलोड करनी है। ठीक है। बीए की है आपके पास, बीएससी की है, बीकॉम की है, ये चीज ध्यान रखें, जो भी डिग्री है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर आता है एम ए एम कॉम, जो भी आपका है यहाँ पे वो अपलोड करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरी और भी डिग्रीज हैं जो मैंने कर रखी हैं, तो आपने अगर बीए वगैरह नहीं किया है, अगर कोई और डिग्री की है तो यहाँ पे अपलोड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। ठीक है। कुछ में क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक फी भी फिल आता है, तो ऑटोमेटिक फिल है तो बढ़िया है, यहाँ पे आपको भरना होगा, ऑटोमेटिक फिल पीछे होगा आपका। अब आता है उपाधि प्रमाण पत्र, अधिस्नातक का ये बता दिया। चरित्र प्रमाण पत्र आता है, देखो चरित्र प्रमाण पत्र 2 हैं, फिर से बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे प्रॉपर जो आपका है, ये तो है जो आपका
स्कूल से या कॉलेज से लास्ट शिक्षण संस्थान वाला जो मांगा जाता है वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर आता है आपकी एनओसी। एनओसी अगर कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए एनओसी जरूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, बता दूंगा उसको क्या करना है। मूल निवासी प्रमाण पत्र। अब आता है मूल निवास आपका यहाँ पे डिजिटल होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे फैच होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। ओके। जाति प्रमाण पत्र, जाति आपका यहाँ पे आएगा कास्ट सर्टिफिकेट। और अब बोलेंगे कुछ लोग कास्ट सर्टिफिकेट का एफिडेविट भी इसी के साथ लगाना है, नहीं, उसका अलग ऑप्शन है, देख लेना। अब आता है अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपने फिजिकल भरा था 2 पेज का, वो अटेस्टेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देना है। अब उस पर कोई नंबर नहीं है संलग्न वाला, तो यहाँ पे मतलब जारी क्रमांक नहीं है, तो यहाँ पे आपको रैंडम संख्या लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं। दिनांक आपको वही लिखनी है जिस दिन आपने फॉर्म भरा था, वो दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है। 2.5 लाख से आय जिनकी कम है उनको ही सिर्फ देना है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे रेड डॉट दिया गया है, मैंने पहले बताया था रेड डॉट जहाँ है वो नेसेसरी है। ओके, बाकी नेसेसरी नहीं है। तो अटेस्टेशन नेसेसरी है, इसके बिना फॉर्म आगे नहीं जाएगा। 2.5 लाख से आय कम है तो क्या करें, आपको एक प्रमाण पत्र देना है यहाँ पे। अगर जिनकी 2.5 लाख से आय कम नहीं है, बाई चांस उनका 2.5 लाख से कम भरा गया, तो उनके लिए इनकम मिस्टेक का एफिडेविट पड़ा है अपने टेलीग्राम में, वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी आय पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, तो वो भी इनकम मिस्टेक का एफिडेविट लगा सकते हैं, टेलीग्राम में पड़ा है, कल ही डाला था। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र। अब ये चीज़ क्या है, यदि आपने अलग से कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसका, यदि आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह वगैरह है, उसकी जो भी सामग्री है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, यदि आपने कोई चीज़ का डिप्लोमा किया है, तो जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा हो गया तो वो चीज़ डिप्लोमा यहाँ पे आ जाएगा, कंप्यूटर वगैरह का जो भी डिप्लोमा है वो यहाँ आएगा। ओके। स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट, यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको यहाँ पे वो सर्टिफिकेट देना होगा। हस्तलिखित वाला शपथ पत्र आपको यहाँ पे देना है, हैंड राइटन वाला जो बोर्ड ने जारी किया था। एक आएगा शपथ पत्र। अब ये शपथ पत्र कौन सा है, ये वही शपथ पत्र है जो आपका फॉरगेट वाला है, कुटरचित वाला, वो यहाँ पे भी देना है, और एक पॉइंट और है उसमें भी देना होगा। ठीक है। एक आज की फोटो थी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, बाद में दिखाऊंगा उसमें क्या चेंज है। ये फॉर्म है, इसकी आज की भी एक फोटो आई है, ठीक है, उसमें कोई चेंज है तो वो देखते हैं, बाकी ये देखो पहले। अब आता है 15 नंबर पॉइंट, जाति शपथ पत्र, यानी जो आपका जाति का शपथ पत्र बोर्ड ने जारी किया था वो शपथ पत्र यहाँ पे आ जाएगा। जाति के संबंध में अगर आपने शपथ पत्र बनवाया है तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आगे आता है बच्चों का घोषणा पत्र, यानी बच्चों वाला। फिर आता है दहेज धूम्रपान का, ये आपको एक साथ करना है। और आगे आता है राजपत्र अधिकारी वाले दो चरित्र प्रमाण पत्र आपने बनाए थे, वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। अंतिम संस्थान का जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पे अपलोड करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो चरित्र प्रमाण पत्र ऊपर मांगा था वो कौन सा है, वो भी यही है, अंतिम जो संस्थान वाला है वो भी यही है। अब ये 2 बार क्यों आ रहा है पता है ये चीज। अब ये शपथ पत्र यहाँ पे कुटरचित वाला दिया गया है, और एक 20 नंबर पॉइंट में धोखाधड़ी वाले में भी जो है ये करना है। ये पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, अब की बार सूचना साइक में हो सकता है एक आपका अलग से जोड़ दे कंप्यूटर वाला, तो इस चीज को इग्नोर करो। आप मेन चीज ये है कि पॉइंट में क्या दिया है वो पढ़ो, नंबर मत देखो किस नंबर पे क्या दिया है, पॉइंट क्या है वो पढ़ो, वो चीज उसके सामने दो। धोखाधड़ी में फॉरगेट वाला भी देना है, और इसमें 14 नंबर में भी फॉरगेट वाला देना है। क्यों देना है, स्टार्टिंग में जीएनएम के लिए ऑनलाइन का पोर्टल बनाया गया था, ये चीज ध्यान रखें। जो उनके लिए पॉइंट बनाए गए थे उनमें क्लियरली कोई चीज मेंशन नहीं थी, तो उनको क्लियरली मेंशन करने के लिए इन्होंने नीचे चीजें दे दी, पर वो पॉइंट नहीं उठाए जो पहले थे, तो ये डबल डबल बार इसलिए हो रहे हैं पॉइंट, ये चीज ध्यान रखना। अब आती है बात, यहाँ पे आ गई अंतिम स्थान वाला धोखाधड़ी वाला 20 नंबर तक आ गई। 21 भर्ती के लिए यदि आपके पास कोई विशेष प्रमाण पत्र है, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा आप अपलोड कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप विशेष प्रमाण पत्र, या जैसे आप वीडियो कैटेगरी से हैं या तलाकशुदा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ओके। और एक साइड इसमें मैरिज सर्टिफिकेट का भी जोड़ दिया गया है, देखते हैं चलो। 22 नंबर आरएनसी वाला है, ये आपके लिए नहीं है, ये जो अपने मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए होते हैं। अन्य प्रमाण पत्र, यदि आप कोई एफिडेविट है अलग से देना चाहते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, जितने भी आपके एफिडेविट है वो सारे यहाँ आ जाएंगे। अब बात आती है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। इसमें 23 चीज़ें दी गई है, तो अब की बार जो आपकी सूचना साहिब में पोर्टल खुलता है उसमें कितनी है वो देख लेते हैं। तो 23 ही इसमें है। अब इसमें क्या है अलग से, अटेस्टेशन 2.5 लाख से आए, डिप्लोमा धारक, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सारे बता दिए मैंने। बच्चों का, दहेज का, धूम्रपान का, अंतिम धोखाधड़ी वाला, इसमें धोखाधड़ी वाला 21 नंबर पे आया है।
और अटेस्टेशन वाला 10 पे आया है, तो उसका मतलब इसमें कुछ तो एक पॉइंट है जो अलग से बढ़ गया, उस चीज़ पे ध्यान देनी है। देख लेना यार, शायद मैरिज सर्टिफिकेट बढ़ा होगा। अब जो भी है, एक पॉइंट बढ़ा है तो वो आप देख लेना, बता देना मुझे अगर कोई फिर भी समझ नहीं आता है तो ये थोड़ी चेंजेस हैं जो इनमें चेंज किए गए हैं, चेंजेस है जो ये हर बार चेंज करते रहते हैं, एक आध पॉइंट चेंज हो सकता है। बाकी मैंने सारा बता दिया। अब आगे देखते हैं फॉर्म, ये तो अब लास्ट जो अपना है वो स्टेप बाकी है, वो चीज़ उस पर चलते हैं। अब यहाँ तक हो गया अपना काम। अब आता लास्ट और लास्ट स्टेप, अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या भरना है ये चीज़ ध्यान रखें। तो वही चीज़ है यार, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे तो आपका एड्रेस आ जाएगा जो आपने इतनी देर भरते हैं, अब इसी एड्रेस को 20 बार फिल करवाते हैं ये एड्रेस है। अगला पॉइंट है सेम आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। यदि आप अगर कहीं रह रहे हैं, ओके, यानी कि आप पिछले 5 सालों में आप कहीं रह रहे हैं तो उस चीज़ का आपको एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, जो आपने वो फिजिकल जो भरा था अटेस्टेशन में वही चीज़ है, ओके, कुछ अलग नहीं है। फिर आता है फैमिली डिटेल। यदि आपके फादर मदर हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी होगी, जैसे उनका नाम हो गया, नेशनलिटी अपनी जो भी हो गई, जैसे अपनी नेशनलिटी इंडियन है वो आ गई। अब प्लेस ऑफ बर्थ आ गया। फिर आ गया अपना जो आगे है ऑक्यूपेशन, धंधा क्या है, व्यवसाय क्या है। और उसके बाद आ गया आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये चीज़ें भरनी है। बाकी नेक्स्ट डिटेल है फादर मदर सिस्टर वाइफ जो भी है उसमें आपको ये चीज़ दर्शानी है। अब आगे आता है कि यदि आपके जो है बच्चे अगर बाहर कंट्री में रह रहे हैं तो उनका नाम बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये मेन चीज़ है, अब ये तो ऊपर वाले इतनी जरूर नहीं थी, ये मेन चीज़ है वोमन डिटेल वाला, इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पे आपकी आधार आईडी आएगी, यहाँ पे आपकी नेशनलिटी जैसे इंडियन जो भी है नागरिकता आएगी आपकी, और डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे आएगी। बाद में आएगा प्रेजेंट एज एडवर्टाइज नॉर्म के अनुसार, यानी विज्ञप्ति के अनुसार आपकी जो एज है कुल वो कितनी है। एज एट मेट्रिकुलेशन, यहाँ पे 10वीं तक की एज आपकी आएगी, ओके। बाद में आता है वही एड्रेस, ओके, सेम एड्रेस आपको भरना है, इसमें और कुछ अलग बात है नहीं। यदि लास्ट वाला पॉइंट क्या दिया गया है, आप यदि SC ST से हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा SC या ST, बाकी इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपने 15 साल के बाद आपने क्या किया है, कहाँ से किया है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी, ओके। तो यहाँ पे जैसे 15 साल के बाद मैंने, जैसे मान लेता हूँ मैं, मेरा एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने जैसे मान लीजिए 12वीं की, तो यहाँ पे तो 12वीं दे दी, उसका सॉरी उसका नाम, जहाँ जिस स्कूल से की उसका नाम आ गया। फिर उसका एड्रेस आएगा, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट आएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल या कॉलेज है, फिर उसका पिन कोड आएगा, फिर आएगा डेट ऑफ एंट्रिंग, कब आपने जो है मतलब आप 2017 में एडमिशन आपने लिया, फिर आएगा 2000 मतलब आपने कब छोड़ा, जैसे मान लीजिए 2018 में मैंने छोड़ दिया, 1 साल बाद। एग्जामिनेशन पास्ट आपने कौन सा किया, यानी 12 दे, ठीक है, 12वीं पास की, तो ये चीज़ें आएंगी यहाँ पे। जैसे BA BSc का है, अब आप बोलेंगे सर BA का मेरा 3 साल का था तो तीनों में अलग अलग लिखूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ऐसा नहीं है, एक साथ ही लिखना है बस। यहाँ पे आपको डेट ऑफ एंट्रिंग है वो 17 से, जैसे 17 से 20 हो गया ना 3 साल, तो ये 3 साल का गैप यहाँ पे लगा देना। बाकी देखो ये जो डेट ऑफ एंट्रिंग है, अब यहाँ पे प्रॉपर आपको नहीं देनी है, जैसे 19 जुलाई मैं प्रॉपर दे रहा हूँ, ये चीज़ नहीं करनी है आपको, सीधा सन देना है जैसे 2017 से 18, ओके। अब फिर बात करते हैं कि आपका जो आपने अगर कहीं गवर्नमेंट में काम किया है तो वो चीज़ें उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होंगी, ठीक है। ये चीज़ नहीं देनी आपको मेरे हिसाब से, बस जिसने अगर किया है तो दे सकते हैं सुविधा के लिए। ये चीज़ है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये केस वालों के लिए इस पर क्रॉस चेक रखना है आपको, ठीक है, बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है आपका, ऊपर तक तो वही चीज़ थी कोर्ट केस वाला, यहाँ तक तो। अब उसके बाद आता है कि आपके जो 2 पर्सन हैं जिस पर आपके जो फिजिकल वाला आपका जो हुआ था ना अटेस्टेशन फॉर्म आपने भरा था, उसमें 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के आपने नाम दिए होंगे, जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं, तो वो 2 नाम यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ है नहीं, बस इतना फॉर्म है, सबमिट करना, और 100 रुपये की फ़ी होगी वो आपकी कटेगी ऑनलाइन, तो वो कटा देना, फिर आपका नेक्स्ट फॉर्म भरा गया, पूरा कंप्लीट है। तो मैंने जैसा कहा था 35 से 40 मिनट, क्योंकि मैं 5 से 6 DV करवा चुका हूँ,
तो मुझे पता था इतने मिनट की वीडियो बनेगी और इतने मिनट की देखो वीडियो हो गई। 35 मिनट की हो चुकी है। सब्सक्राइब आप लोगों ने किया नहीं है तो कर लेना, ठीक है। मैंने पूरा बता दिया, अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। पर एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि कल को आप मुझे जिम्मेदार ठहराओगे भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ध्यान से भरना, ओके, आराम से, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बाद में मैसेज आते हैं, सर ये गलती से भरा गया, सर ये मित्रा वाले की गलती से भरा गया, सर मैंने देखा था फिर भी रह गया। भाई टाइम लगा देना, जरूरी नहीं है आप आज ही भरो, आज भर लो। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखो मैंने बताया नहीं पहले, आपका अगर एक स्टेप है तो आपने अगर उसको भर लिया और आप दूसरे पे चले गए तो आप पहले वाले पे वापस नहीं आ सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे चलो ये डाउट हो गया क्लियर, अब दूसरा बोलेंगे सर मैंने एक बार इसको ओपन कर लिया फॉर्म को, तो ये क्या पूरा पूरा भरना होगा या आधा भर के दूसरे दिन पूरा भर सकता हूँ? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी खोलो उसको, कभी भी भरो, जितना आपने भर दिया वो उतना सेव हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ है, जिस पॉइंट पे आपने मान लीजिए आपने सेकंड स्टेप पे छोड़ा है तो वो सेकंड पे ही आपको खुलेगा दोबारा। ओके, आप कभी भी उसको सेव कर सकते हैं, सेव करके बाद में आपको सबमिट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, पहले सेव होगा ये फॉर्म फिर सबमिट होगा। सीधा सबमिट करने बैठोगे दो ऑप्शन होंगे वहाँ पे, सेव और सबमिट, पहले सेव करना है फिर सबमिट करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना भाई। ओके, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।